हेलो एवरीबॉडी। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज अपन अपना सेकंड चैप्टर आंकड़ों का संग्रह स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, अपन ये बुक पढ़ रहे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक गणित की शाखा है जिसमें अपन समंक को अर्थात आंकड़ों अर्थात डेटा के ऊपर कार्य करते हैं। अर्थात किसी भी समस्या का यदि हमको समाधान करना है तो उसके लिए हम जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। उन जानकारियों को ही संख्यात्मक रूप में जो जानकारियाँ होती है उन्हें ही समंक या आंकड़े कहते हैं। ये सारी बातें अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी और साथ में अपन ने ये भी देख लिया था कि किस प्रकार अर्थशास्त्र अपने आप में इतना अधिक व्यापक विषय और इतने बड़े व्यापक विषय के अंदर सांख्यिकी का क्या यूज़ है। तो अपन ने देख लिया था कि अर्थशास्त्र के अंदर सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आज अपन अपना इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे कि जब अपन किसी समस्या का समाधान सांख्यिकी विधि से करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन को कुछ चरणों में से होकर गुजरना होता है। और उन चरणों की बात अपन ने करी थी कि सबसे पहले अपन को समस्या से संबंधित जानकारियाँ, तथ्य या सूचना एकत्रित करनी होती है। उन सूचना को ही अपन आंकड़े, समंक या डेटा कहते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है आंकड़ों का संग्रह करना। और आंकड़ों का संग्रह करना किस प्रकार संग्रह करते हैं वही अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर आंकड़ों का संग्रह के बाद उसका अपन ने क्या किया था? वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, फिर उसके ऊपर विश्लेषण किया और फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो एक एक चरण अपन एक एक चैप्टर वाइज आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आंकड़ों का संग्रह करना। हम अर्थशास्त्र में चाहते हैं कि हमारे पास में कोई समस्या है और उसका समाधान अपन सांख्यिकी विधि से करना चाहते हैं। तो पहला कार्य होगा कि आंकड़ों को संग्रह किया जाए। अब आंकड़ों का संग्रह किस प्रकार करेंगे? तो आंकड़े दो तरह के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर यही सब कुछ लिखा है। समंक अर्थात डेटा अर्थात आंकड़े अर्थात सांख्यिकी अध्ययन की विषय वस्तु। यदि हम सांख्यिकी अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारा जो आधार होगा, हमारा जो मटेरियल, रॉ मटेरियल, वो क्या होगा? आंकड़े या समंक। तो समंक सांख्यिकी अध्ययन की विषय वस्तु है अर्थात गणना का आधार है। समस्या के समाधान के लिए उससे संबंधित जानकारी या सूचनाएं जो कि संख्यात्मक रूप में, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देख लिया था कि सांख्यिकी के द्वारा मात्र संख्यात्मक आंकड़ों की तथ्यों का या जिनको अपन माप सकते हैं उन्हीं का विश्लेषण किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण हम सांख्यिकी के द्वारा नहीं कर सकते। तो जो भी समस्या संबंधित, समस्या के समाधान के लिए उससे संबंधित जो जानकारियाँ, जो सूचनाएं जो संख्यात्मक रूप के अंदर है उन्हें ही अपन समंक कहते हैं। तो समंक अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। अब समंक दो तरह के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक अर्थात प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा अर्थात वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जा रहा है उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और जैसे कि आपको बता दूं, प्राथमिक आंकड़े का एग्जाम्पल देख लो। यदि आपको पता लगाना है कि कक्षा 11वीं में कितने बच्चे एसटी के हैं, कितने एससी, ओबीसी और जनरल के हैं, तो आप स्वयं एक कॉपी पेन लेकर के जाइए, एक कागज़ के ऊपर सब बच्चों के नाम लिख दीजिए और उसके सामने प्रत्येक बच्चे से पूछिए आपकी जाति क्या है, और बच्चा आपको बताता है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल। तो यदि इस तरह से आपने डेटा का कलेक्शन किया है तो उसको अपन कहेंगे प्राइमरी डेटा या प्राथमिक समंक, जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जहाँ से आंकड़े लेने हैं वहाँ फील्ड में स्वयं जाएगा, उस एरिया में खुद जाएगा और स्वयं ही प्रश्न पूछ करके और आंकड़े एकत्रित करेगा। लेकिन यदि ये आंकड़े पहले से किसी ने एकत्रित कर रखे हैं, यदि अन्य के द्वारा पहले से एकत्रित आंकड़ों के ऊपर यदि कोई अनुसंधानकर्ता कार्य करता है तो उसे अपन द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे कि यदि आपको पता लगाना है कि कक्षा 11वीं में एसटी, एससी, ओबीसी के कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे कि कक्षा अध्यापक ने अपना रजिस्टर तैयार करके रखा है और उस कक्षा अध्यापक ने अपने रजिस्टर में सब कुछ लिख रखा है। तो आप क्या करें, वो रजिस्टर ले लें और कक्षा अध्यापक द्वारा किए गए कार्य से ही अपना कार्य कर लें
उसमें कुछ एडिटिंग कर ले या अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर ले, तो उसको कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो आगे आपको समझ में, प्राथमिक आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं पहली बार एकत्रित करता है तो प्राथमिक आंकड़े, और किसी अन्य के द्वारा यदि पहले से आंकड़े एकत्रित किए गए उस बुक में से, उस साहित्य में से, उस रजिस्टर में से, वहाँ से हम यदि आंकड़े को कलेक्ट करते हैं तो उसको अपन द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब अपन को आंकड़े तो दो तरह के पता चल गया, तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, या कोई एग्जाम्पल दे दिया और पूछ दिया कि ये किस प्रकार का आंकड़ा है, तो हमें इसका आंसर अच्छे से देना है। अब बात आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, संग्रहण। हमें आंकड़ों का संग्रह करना है, संग्रहण करना है। उसके लिए आपकी बुक के अंदर 5 विधियाँ दे रखी है। प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान द्वारा, स्थानीय स्रोतों द्वारा, सूचकों से प्रश्नावलियाँ भरवाकर और प्रगणों से अनुसूची भरवाकर। इस प्रकार इसकी 5 विधियाँ दे रखी है आपकी बुक में। आज अपन 2 विधियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। तो प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा विधि में क्या करता है कि जो अनुसंधानकर्ता स्वयं होता है वो खुद उस एरिया या उस फील्ड के अंदर जाता है जहाँ से उसको आंकड़े एकत्रित करने हैं। जैसे कि जो अपने प्राथमिक आंकड़े के अंदर जो पढ़ा था कि यदि आपको किसी मोहल्ले के अंदर पता लगाना है कि वहाँ पर कितने लोग या कितने बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो आप स्वयं उस कॉलोनी, उस मोहल्ले के अंदर चले जाओ और घर घर में जा कर के और पूछो कि आपके घर में 5 वर्ष से कम का बच्चा है या नहीं, और उसको एक कागज़ के ऊपर सब उतार करके लाओ। तो ये कहलाती है प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। प्रत्यक्ष मतलब खुद डायरेक्टली जाओ, व्यक्तिगत मतलब एक एक पर्सन से आप संपर्क कीजिए और फिर अपने आंकड़े या डेटा एकत्रित कीजिए। तो इसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत विधि। तो प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान के अंदर स्वयं फील्ड में जाना होता है और संपर्क कार्य करना होता है। अब इस विधि का क्या है, इस विधि के कुछ दोष है और कुछ गुण भी है और कुछ दोष भी है। तो इसकी जो अच्छी बात है, जो विशेषता क्या है, मौलिकता, शुद्धता, समानता, अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति और सूचना की सत्यता की जांच। अर्थात ये आंकड़े मौलिक होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं गए हो, व्यक्ति के पास जाकर के आपने संपर्क किया है और आंकड़े एकत्रित किए हैं, तो इसमें अशुद्धता की कोई गुंजाइश नहीं होती है और बिल्कुल मौलिक प्योर आंकड़े होते हैं, इसमें कहीं कुछ अशुद्धता नहीं होती है। दूसरा, समानता, इसमें समानता भी होगी, कोई भेदभाव नहीं है। आपने एक एक व्यक्ति से आप मिले हो और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव की कोई बात ही नहीं है। अतिरिक्त सूचना की प्राप्ति, इसमें क्या होता है, हम पता तो करने गए थे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हर घर में, या एक मोहल्ले के नाम ले लो कि इस मोहल्ले के अंदर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की संख्या को देखने गए थे। लेकिन जब आप स्वयं गए तो आपने देखा कि मेल फीमेल के आंकड़े भी ले लूँ मैं, या विकलांग के आंकड़े भी मिल जाएंगे, या 5 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चे हैं जो विद्यालय जा रहे हैं, या कितने बच्चे सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो इस प्रकार जब अपन व्यक्ति खुद वहाँ जाते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं, तो हमें कई तरह की जानकारियाँ और भी मिल जाती है और जानकारी की सत्यता की जांच भी हो जाती है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़ों का किस प्रकार एकत्रित किया जाता है। तो वहाँ पर वो स्वयं जाता है, स्वयं हर पर्सन से मिलता है और इसकी विशेषताएं भी देख ली अपन ने। लेकिन बच्चों इस विधि के कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है, यदि ये क्षेत्र विस्तृत हो, जैसे एक मोहल्ले के अंदर 20, 30, 40 घर हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मोहल्ला इतना बड़ा होता है कि 500 मकान होते हैं। अब आप 500 मकानों के अंदर कब तक जाओगे, तो आपको कितना अधिक समय लगेगा, बहुत अधिक धन भी लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगी। तो समय, धन, मेहनत का इसके अंदर अपव्यय होता है। तो ये इस विधि का दोष है। तो विस्तृत क्षेत्र के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है। अब इसके अंदर समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कठिन तरीका लग जाता है, उस वक्त थकान लग जाती है, इतना सारा समय कहाँ से लाओ। प्लस पक्षपात कैसे कि यदि आप स्वयं आपने जो भी किया काम वो उसके आप ही साक्षी हो, कोई और तो है ही नहीं। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति विशेष से कोई पहले से पूर्वाग्रह हो आपके दिमाग में, तो पक्षपात की एक संभावना रहती है।
लेकिन कुल मिला के फिर भी ये विधि ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें आंकड़े मौलिक होते हैं। तो अब अपन को ये देखना है कि ये विधि फिर कहाँ पर उपयोगी है। तो बच्चों, छोटे व स्थानीय एरिया में ये विधि वह अधिक उपयोगी है, जहाँ पर कम घर है, जहाँ पर हमारा जो अनुसंधान का जो एरिया है वो छोटा है, तो वहाँ पर समंक एकत्रित करने में यह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क विधि ज़्यादा उपयोगी है। प्लस जहाँ पर अपन को आंकड़ों में अधिक शुद्धता चाहिए, अधिक मौलिकता चाहिए, वह जहाँ पर गोपनीयता की आवश्यकता है, हमको जो हमने आंकड़े एकत्रित किए उसे यदि हमें गोपनीय रखना है, तब यह विधि ज़्यादा उपयोगी है। तो इस प्रकार अपन ने एक विधि पढ़ ली जिसका नाम है प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। अब दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान विधि। नाम से क्लियर है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जस्ट उल्टा। प्रत्यक्ष के अंदर अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अनुसंधानकर्ता को कहीं नहीं जाना है, उसको घर पर ही बैठना है और किसी स्रोत के थ्रू वहाँ से आंकड़े एकत्रित करने, जो उसका अनुसंधान का जो एरिया है वहाँ आंकड़े एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता स्वयं न जा करके किसी अन्य तरीके से जब आंकड़े एकत्रित करता है तो इसे अप्रत्यक्ष या मौखिक विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्वयं फील्ड में न जाकर अप्रत्यक्ष रूप से डाटा कलेक्ट किया जाता है। कैसे? जैसे आप नगर पालिका के चेयरमैन हैं, सभापति है, और आप चाहते हो कि आपके शहर के अंदर अलग अलग वार्ड की आपको पेयजल की स्थिति के बारे में पता करना है। तो एक तरीका तो ये, यदि प्रत्यक्ष विधि देखो तो आप हर वार्ड में जाओ, हर वार्ड के अंदर जाके, हर घर घर जा कर के और आप ये डेटा कलेक्ट करो, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। जिस शहर के आप चेयरमैन हैं वहाँ पर 100 वार्ड हो सकते हैं। अब 100 वार्ड के अंदर आप कब जाएंगे, और 100 वार्ड के अंदर कितने सारे घर हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि जब एरिया बहुत अधिक बड़ा है और कार्य बहुत दुर्गम है, कठिन कार्य है, तो ऐसे के अंदर अपन अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान विधि यूज़ करेंगे। और इसमें क्या करेगा, जो सभापति है वो अपने अपने वार्ड मेंबरों को, पार्षदों को ये कार्य सौंप देगा। फिर प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड के अंदर जा कर के वहाँ से डेटा एकत्रित करेगा और उन डेटाओं को आकर के सभापति महोदय को देगा। तो इस प्रकार सभापति ने क्या किया, घर बैठे आंकड़े एकत्रित कर लिए। तो घर बैठे सभापति के द्वारा ये आंकड़े एकत्रित करना क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष या मौखिक अनुसंधान विधि। अब इसमें जो सूचना प्राप्त की जाती है, अब जैसे इसके अंदर जैसे सभापति ने किसके थ्रू सूचना एकत्रित करवाई, वार्ड पंचों के थ्रू, पार्षदों के थ्रू, तो हम उन वार्ड पंचों या पार्षदों को क्या कहते हैं, साक्षी। तो इसमें जो कार्य किया जाता है वो साक्षी के द्वारा कराया जाता है। तो जिसमें सूचना प्राप्त की जाती है उसे साक्षी कहते हैं। और उसका यूज़ कब करते हैं अपन, जब एरिया बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर अपन को कार्य करना हो, और समंक के जटिल होने पर, दुर्गम क्षेत्र के अंदर जाने पर, और एक ऐसे क्षेत्र के लिए ये विधि अधिक उपयोगी है जहाँ पर वे लोग अपन को कोऑपरेट नहीं कर रहे। आपको एक ऐसी जगह से आंकड़े एकत्रित करने जहाँ के लोग डरे हुए हैं, जहाँ के लोगों को आशंका है कि पता नहीं आप क्या पूछोगे और इन आंकड़ों का क्या करोगे। तो ऐसे के अंदर अपन क्या करते हैं कि वहाँ का कोई स्थानीय आदमी को ये कार्य सौंप देते हैं कि इस तरह के जो डेटा है उसको कलेक्ट कर लीजिए, तो अपना कार्य इजी हो जाता है, समय धन की बचत हो जाती है। और वो जो वहाँ का स्थानीय आदमी है, क्योंकि वो उनके विश्वास का आदमी है, तो वो उनको सही जानकारी भी अच्छे से दे देते हैं। तो अप्रत्यक्ष विधि के अंदर घर बैठे सारा कार्य होता है, इसलिए यह विधि प्रत्यक्ष विधि के अपेक्षा सरल है, कम समय के अंदर हो जाती है और कम खर्चीली है। और जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर जाना कठिन है, वहाँ के लिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी है। तो समंक के जटिल होने पर, फील्ड के लोग यदि इसमें अरुचि दिखा रहे तब, दुर्गम स्थलों के लिए ये विधि ज़्यादा उपयोगी है। तो इस विधि के क्या गुण हो गए, समय व धन की बचत, समय सरल है, सुविधाजनक है, और विस्तृत व दुर्गम क्षेत्र के लिए, ये दूर क्षेत्र हैं, दुर्गम है, विस्तृत क्षेत्र के लिए अंदर ये ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन दोष क्या है, एक रूपता में कमी, सजातीय नहीं, और साक्षी के स्वयं के विचार इसको प्रभावित करते हैं। क्योंकि इसके अंदर अपन को क्या है, इसमें स्वयं तो कहीं जाना ही नहीं है, हम साक्षी के थ्रू काम करवा रहे हैं। अब यदि साक्षी का किसी के थ्रू किसी के साथ कोई वैचारिक मतभेद है, तो इसका प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ सकता है और हमें सही आंकड़े प्राप्त हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि की अपेक्षा
कुछ अधिक सरल और सुविधाजनक हो। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन ने 3 चीज़ें देखी, समंक क्या है और समंक के संग्रह की 2 विधियों के बारे में अध्ययन किया और अपना अच्छे से जान लिया कि समंक अर्थात आंकड़े अर्थात डेटा किसी समस्या के समाधान के लिए समस्या से संबंधित जो जानकारी होती है उसे ही समंक कहते हैं। और समंक हमेशा विश्वसनीय होने चाहिए, समंक सही होने चाहिए, समंक प्योर होने चाहिए, समंक में दृढ़ता और जटिल न हो और दृढ़ हो, विश्वसनीय हो, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। तभी हम समस्या का सही समाधान कर पाएंगे और किसी नियम या निष्कर्ष के ऊपर पहुंच पाएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 2 विधियाँ पढ़ी है, आगे की 3 विधियाँ अपन अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।